हेलो डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे एक बहुत बेसिक सा एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर और टॉपिक कह सकते हो जिसका नाम था मुगल एम्पायर। हमने शुरुआत की थी इसकी। एनटीएससी हमारा एक बेस था, एनटीएससी के एग्जामिनेशन हमारा बेस था। उसमें दिल्ली सल्तनत हमने देखा और दिल्ली सल्तनत के बाद हमने शुरुआत की मुगल एम्पायर की। मुगल एम्पायर में अब तक हम एक लेक्चर देख चुके हैं जिसमें हमने बेसिक्स के बारे में, बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में बात की। इसी में जो सूरी डायनेस्टी थी उसके बारे में भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कशन किया था। एक बार थोड़ा सा ब्रीफ लेंगे कि किस तरह से 16th सेंचुरी के अंदर तुगलक्स, फिर सैयद और फिर उसके बाद लोधी डायनेस्टी हमारे इंडिया के अंदर एक तरीके से आती है। पहले यहां देखना जरूरी है कि जो मुगल एम्पायर है उसमें हम कितने लोगों को पढ़ने वाले हैं। बेसिकली बाबर और हुमायूं के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और आज हम अकबर के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बहुत ही छोटा सा रोल है जहांगीर का, शाहजहां का और औरंगजेब का। अकबर और औरंगजेब जो हैं, इन दो के बारे में आपको ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। मैंने बताया भी था सबसे लंबा टाइम ड्यूरेशन इन्होंने ही बिताया था मुगल डायनेस्टी, मुगल एम्पायर में, डायनेस्टी नहीं। डायनेस्टी में क्यों नहीं कह रहा हूं, इसका जवाब मैंने पहले लेक्चर में दे दिया है। दिल्ली सल्तनत जो सैयद और लोधी इसके टाइम पर इतनी बड़ी हुआ करती थी, वो धीरे 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 तैमूर के अटैक के बाद में छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होती गई। सारे जो स्टेट्स थे, या मैं कह सकता हूं सारी जो सल्तनत थी, आपस में अलग होना शुरू हो गई थी। सबसे पहले विजयनगर, फिर आंध्रा, फिर ब्राह्मणी, बंगाल, इस तरह से धीरे 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 सारी की सारी जो टेरिटरीज थी वो फ्री होना शुरू हो गई, मतलब इंडिपेंडेंट होना शुरू हो गई। और उसके बाद दिल्ली सल्तनत बहुत ही छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गया। फिर आते हैं भैया लोधीज, और लोधीज ने फिर थोड़ा अपना प्रयत्न किया और उसके बाद में कोशिश की कि अपनी टेरिटरीज को वापस से, जितना पहले दिल्ली सल्तनत बड़ा हुआ करता था उतना गेन कर लें, बट वो सक्सेसफुल नहीं रहे। और तभी आ जाते हैं बाबर। ठीक है, अफगानिस्तान से आ जाते हैं बाबर, जिनके बारे में डिटेल में हमने डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में। बाबर और फिर बाबर की जो बैटल्स थी इसके बारे में शॉर्ट ट्रिक हमने देखी थी कि किस तरह से पानी पिया 26 में, खाना खाया 27 में, चांद देखा या चल दिया 28 में, फिर उसने क्या किया, उसके बाद में घर पहुंचा 29 में, उसके बाद में वो मर गया। इस तरह की शॉर्ट ट्रिक से हमने बाबर की जितनी बैटल्स थी उन सबको यहां पर लर्न किया था। इसके बाद में आ जाते हैं हुमायूं, जो कि एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, पिताजी हैं अकबर के और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो हार कर के वापस से जीते और पूरा का पूरा मुगल एम्पायर उन्होंने वापस से एस्टेब्लिश किया। यही वो पर्सन है जिन्होंने 2 बार सल्तनत गेन की दिल्ली की। ठीक है, तो इन्होंने जितनी भी बैटल्स लड़ी उनके बारे में हमने डिस्कस किया था हमारे प्रीवियस लेक्चर में। नाउ इट्स टाइम फॉर डिस्कसिंग अबाउट सम मोर थिंग्स। अच्छा, इसमें पिछली बार मैंने क्या किया था, ये आपको मतलब लिखवाया नहीं था, तो अगर आपने इस बारी इसको देखा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं थोड़ा सा साइड में हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा शॉर्ट में मैंने इसको समझाया है। अच्छा, पहले उसको मैंने थोड़ा सा स्पेसिफाइड नहीं किया था, बट यहाँ देख लीजिए। मैंने आपको बताया था इनकी जो डेथ हुई थी वो अपनी, मतलब एक जो लाइब्रेरी इन्होंने बनवाई थी उससे, उसकी जो सीढ़ियां थी उनसे गिर कर के इनकी डेथ हो गई थी। उस लाइब्रेरी को कहा गया था शेर ए मंडल। शेर मंडल लाइब्रेरी थी इनकी, वहां पर से इनकी गिर कर के डेथ हुई थी। ठीक है, और दीन पनाह सिटी इन्होंने बनाई थी, तुम्हें पता ही है। बैटल्स इन्होंने जो लड़ी, हुमायूं की जो बैटल्स थी वो देबरा, चौसा, कन्नौज और सरहिंद, ये बैटल्स इन्होंने लड़ी थी। सरहिंद वाली बैटल थोड़ा सा याद रखना, सरहिंद वाली जो बैटल है वो सिकंदर शाह सूरी के साथ में है। सिकंदर शाह सूरी, और सिकंदर शाह सूरी जो हैं, इनके जो सिपाही हैं, सेनापति हैं, कमांडर इन चीफ हैं, आप उसको कहेंगे कौन, हेमू। और हेमू का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब ये लड़ाई होती है इसके बाद सिचुएशंस बदलना शुरू होती हैं। देखो यहां से ये कौन हार गए, 1555 में ये हार के चले गए, कौन, सिकंदर शाह सूरी। और ये नहीं हारे थे, इनके सेनापति थे जिनका नाम था हेमू। तो जब हेमू हार के यहां से जाते हैं और बदला जब लेने की इनके मन में आती है, तो पता चलता है कि भैया अगले ही साल 1555 में जब ये हारे इनसे, उसके अगले ही साल इनकी डेथ हो जाती है। किसकी डेथ होती है, हुमायूं की। और जब इनको पता चलता है कि हुमायूं की डेथ हुई, तो हुमायूं की डेथ के तुरंत बाद में ये अटैक करने की कोशिश करते हैं। और जब अटैक करने की कोशिश करते हैं तो उसका जवाब देता है कौन, बैरम खान। बैरम खान कौन थे, जो मुगल एम्पायर है उसके एक सेनापति थे। मतलब बैरम खान एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि एब्सेंस ऑफ एम्पीरियर, एब्सेंस ऑफ राजा, किंग या सुल्तान, उसकी एब्सेंस में इसने पूरा का पूरा एक तरीके से मुगल एम्पायर को संभाला था, जब तक कि जो राजा था वो बड़ा नहीं हुआ। और राजा थे वो हमारे अकबर।
अकबर कह दो या जलालुद्दीन मोहम्मद कह दो। जलालुद्दीन मोहम्मद कहेंगे अभी, क्योंकि अकबर अभी तक इनका नाम नहीं पड़ा था। अकबर नाम कैसे पड़ा वो भी इसी लेक्चर में हम देखेंगे। जलालुद्दीन मोहम्मद जो कि 14 साल के थे, 13 साल के और 14 साल के थे, मतलब 13 साल बोल दूं तो ज्यादा अच्छा। 13 साल की उम्र के अंदर इनको मौका मिला, मतलब गद्दी पर इनको बैठा दिया गया। अब वो कैसे हुआ, जैसे मैंने आपको बताया था सीढ़ियों से गिर करके इनके पिताजी की डेथ हुई। उसके तुरंत बाद अब क्या होता है, जब किसी तख्त पर जब किसी राजा की एब्सेंस होती है या किसी राज्य के अंदर राजा नहीं होता तो उसके ऊपर अटैक होना तय है। इवन आप शतरंज भी खेलते होंगे तो उसमें राजा मर गया, इसका मतलब वो पूरा का पूरा सामने वाला जो एरिया है वो जीत जाता है, सामने वाला जो अपोनेंट है हमारा वो जीत जाता है। तो ऐसे ही यहां पर भी था, तो राजा इनको बनाना था। तो बैरम खान ने कैसे इनको वो सल्तनत पर बैठा है, उस गद्दी पर बैठा है, उसको देखते हैं। बट इसके पहले अकबर का जन्म, उनके माता पिता के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ देखते हैं। अकबर का जो बर्थ हुआ था वो अमरकोट में हुआ था। अमरकोट को उमरकोट भी कहा जाता है। उमरकोट क्योंकि अब ये कहां है, पाकिस्तान में है, तो इसका नाम थोड़ा सा बदल दिया गया है। सिंध वाले रीजन में इनका बर्थ हुआ था। सिंध कहां पड़ता है, देखो थोड़ा सा मुझे बैक जाना पड़ेगा फॉर दिस। सिंध जब आप देखेंगे तो पाकिस्तान, पंजाब और गुजरात वाला जो हिस्सा है, देखो दिख रहा होगा सिंध तुम्हें, यहां के राजा थे वीरसाल। वीरसाल ने क्या किया, वीरसाल ने एक्चुअली इनको पनाह दी। इनके आप कह सकते हो अमरकोट जो पैलेस था वहां पर इनका बर्थ हुआ। और इसके बाद से जो आज पाकिस्तान में है, इसके बाद से ये व्यक्ति गद्दी पर आसीन हो सके इसके लिए इनको क्या किया गया, मतलब शिक्षा विक्षा इनकी चलती रही। बट क्योंकि इनके पिताजी की डेथ बहुत ही सडन हुई और काफी छोटी एज में इनके पिताजी चले गए, जिनका नाम था हुमायूं, फादर हुमायूं, माता जिनकी हामिदा बानो बेगम। हामिदा बानो बेगम और हुमायूं, क्योंकि काफ़ी स्ट्रगल के बाद में उन्होंने वापस से सत्ता हासिल की थी और ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था। उसके बाद में इनको बहुत ही छोटी एज के अंदर सत्ता संभालनी पड़ गई, इसलिए उन्होंने पढ़ाई वगैरह अपनी ज़्यादा नहीं करी। हाँ, एक चीज़ यहाँ पर है, इनका बर्थ हुआ कब था, तो 15, कुछ लोग 15 और कुछ लोग 25 अक्टूबर इनका बर्थ बताते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट है। आप अगर दोनों ऑप्शन, पहली चीज़ तो मिलेंगी नहीं, अगर मिलते हैं, अगर दोनों में से एक ऑप्शन मिल रहा है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, और दोनों आ जाएं तो फिर 25 को चूज कीजिएगा आप, ठीक है। तो यहां पर 25 अक्टूबर को 1542 के अंदर वीरसाल राजा के यहां पर अमरकोट के अंदर, जो कि सिंध में आज पाकिस्तान के अंदर सिचुएटेड है, वहां पर इनका बर्थ हुआ था। पिताजी हुमायूं थे, माताजी इनका हमीदा बानो बेगम थी। छोटी सी उम्र के अंदर ही जिनको सत्ता संभालनी पड़ी, जब पता चला कि हुमायूं की डेथ हो गई सीढ़ियों से गिर के, जो इनके चीफ कमांडर थे, उन्होंने अपने राज्य को बचाने के लिए, क्योंकि मैंने अभी जैसे आपको बताया कि राजा नहीं होता है तो बहुत दिक्कत होती है, तो राजा इनको बना दिया गया। बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसके पीछे। यहां पर हुआ क्या था, फरवरी 14, 1556 को जो बैरम खां थे उन्होंने इनको राजा बनाया। कैसे, कलानौर एक तहसील है वहां पर पंजाब के अंदर, गुरदासपुर तहसील के अंदर, गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कलानौर एक जगह है, वहां पर बैरम खान ने क्या किया, एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया। लकड़ी का तो उस टाइम पर मौजूद नहीं था, बड़ा ये ऐसा कुछ कर नहीं सकते थे, तो इन्होंने क्या किया, छोटी छोटी जो ईंटें होती हैं, ईंटों का एक प्लेटफॉर्म बनवाया और वहीं पर इनका एक तरीके से कॉरोनेशन सेरेमनी हो गया। इनका कॉरोनेशन सेरेमनी का मतलब इनकी ताजपोशी की जो रस्म होती है वो कंप्लीट की गई। और जब ऐसा सब कुछ हुआ तो ये एक तरीके से मान लिए गए कि नेक्स्ट हमारे राजा हैं, सुल्तान हैं। उसके बाद से क्योंकि इनकी एज छोटी थी, इन्होंने एक तरीके से गार्जियन का रोल प्ले किया बैरम खान ने। बैरम खान बहुत ही लॉयल व्यक्ति था। अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो काफ़ी लॉयल्टी इन्होंने शो करी थी टूवर्ड्स द राजा किंग। इन्होंने छोटी छोटी चीज़ें भी इनको बताई थी, बारीकियां युद्ध की, और एक तरीके से आप कह सकते हो गुरु थे। वॉर इन्होंने सिखाई, इन्होंने बताया कि किस तरह से राजनीति की जाती है। हालांकि राजनीति करने के लिए और राजनीति को सीखने के लिए इनके पास में और भी बहुत सारे लोग थे, जैसे इनकी एक माँ थी, मैं बताऊंगा उनके बारे में भी, लेकिन बैरम खान ने इन्होंने काफ़ी इनको सपोर्ट किया। इसके बाद में जब काफ़ी टाइम निकल गया तो यहाँ पर एक और बैटल होती है पानीपत में। देखिए 42 बर्थ हुआ, 56 एज 14, उस 18 मतलब 14 की एज में, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो बहुत सारे लोग थे, जैसे हेमू अभी क्या कर रहे हैं, मतलब बदला लेना चाह रहे हैं। सिकंदर शाह सूरी के जो चीफ कमांडर थे उन्होंने बदला लेना चाहा। अब उनके हिसाब से तो छोटे से बच्चे हैं, चलो मार देते हैं। तो जब पानीपत का बैटल हुआ तो पानीपत का बैटल नंबर 2 था ये, सेकंड। इसके पहले वाला फर्स्ट पानीपत का बैटल मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, ठीक है, पानी पिया बताया था मैंने तुम्हें 26 के अंदर। तो बाबर के बाद में अब यहां पर हो रही है बैटल पानीपत सेकंड। तो इसमें अकबर
और इधर सिकंदर शाह सूरी। लेकिन एक्चुअल में तो लड़े ही नहीं थे दोनों, ये तो छोटा था और ये राजा था। इनके बीच में लड़ाई हुई थी बैरम खां के बीच में और हेमू के बीच में। यहां पे बैरम खां जीत गए थे, हेमू मारे गए थे, ठीक है। हालांकि हेमू के साथ में बहुत सारे कैरेक्टर जुड़े हुए हैं कि इन्होंने 22 वॉर लड़ी थी और इन्होंने 22 की 22 वॉर्स को जीत लिया था। काफी ज्यादा, मतलब 22 की 22 वॉर नहीं, 22 वॉर जीती थी इन्होंने। काफी सारी हारी भी थी, जैसे प्रीवियसली हमने देखा हुमायूं से भी हार के आए हैं और यहां पर ये यहां से भी हार गए। लेकिन जब 22 वॉर इन्होंने जीती तो इन्होंने अपने आप को खुद को ही टाइटल दे दिया। क्या टाइटल था? विक्रमादित्य बोल दो या विक्रमजीत बोल दो, दो जगह से दो टाइटल देखने को मिलते हैं, अलग अलग किताबें, अलग अलग किताबों में अलग अलग बातें हुई है। तो यहां पर विक्रमादित्य बोल दो या फिर विक्रमजीत कह दो, ये दोनों किताबों में ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती है। तो किसको टाइटल मिला? हेमू को। यहां पर मारे जाते हैं। एक और चीज है, हेमू यहां पर जब इनको, मतलब जब लड़ाई हो रही होती है तो उनको तीर लगता है इनकी गर्दन पर और ये फिर वहां पर एक तरीके से अनकॉन्शियस हो जाते हैं, इनकी डेथ हो जाती है। लेकिन हाँ, इससे जुड़ा हुआ ये चीज था कि बैटल ऑफ पानीपत किसने जीत लिया? सबसे पहला वो जो वॉर जीता इन्होंने 14 साल की एज में अकबर ने, वो पानीपत का सेकेंड बैटल था, ठीक है, 1556। इसके बाद में यहां पे महामंगा, आपने नाम सुना होगा, अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी या सीरियल देखी तो वहां पर आपको पता चला होगा महामंगा के बारे में, आपने सुना होगा इनके बारे में। यही वो लेडी थी जिन्होंने अकबर को एक तरीके से तालीम देना शुरू किया। किसका? पॉलिटिक्स का। पॉलिटिक्स की तालीम। और क्योंकि ये इनकी दाएं भी थी। दाएं क्या होता है? जैसे राजा होता है ना, तो राजा की जो रानियां होती हैं वो बच्चों को नहीं संभालती हैं। बहुत सारी जो दूसरी लेडीज होती हैं, दास जिनको कहा जाता है, स्लेव जिनको कहा जाता है, तो ये स्लेव तो नहीं थी लेकिन दाएं थी। इन्होंने बचपन से इनका टेक केयर किया था। तो ऐसे में काफी ज्यादा क्लोज थे अकबर किनके? अपनी दाएं मां के। जो कौन थी? वो थी महामंगा, ठीक है। महामंगा ऐसे बोल सकते हो आप, महामंगा। तो महामंगा क्या थी? एक तरीके से दाएं मां थी। किसकी? ये दाएं मां थी अकबर की। एक तरीके से वेटरनरी नर्स भी थी। इन्होंने जन्म दिलवाया था अकबर को। इन्होंने पॉलिटिकल एडवाइस देना शुरू किया और पॉलिटिकल एडवाइस कुछ इस तरह से कि सारा का सारा इनका जो सत्ता है वो इनके हाथ में रहे, इस तरह की एडवाइस। क्योंकि ये इनकी दाएं मां थी तो ब्लाइंड फेथ था अकबर को इनके ऊपर। ये चाह रही थी, इनका एक इंटेंशन हुआ करता था, इनका जो रियल बेटा है जिसका नाम था अधम खां, अधम खां को ये इस गद्दी पर बैठाना चाह रही थी दिल्ली की, अकबर की जगह पर। बट ऐसा हो नहीं पाया। 25 साल की एज, अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको बहुत सारी चीजें उसमें क्लियर होगी। ये व्यक्ति इनकेपेबल था, बट फिर भी अब हुआ क्या? इस बीच सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन बार बार, क्योंकि इसके पास में एक और व्यक्ति है जो उसका सही एडवाइजर है जिसका नाम था बैरम खां। तो बैरम खां के सामने, मतलब उसके लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, या महामंगा के सामने। तो बैरम खां को हटाने के लिए इन्होंने क्या सोचा कि कई सारी ऐसी चीजें इसके खिलाफ, बैरम खां के खिलाफ अकबर के दिमाग में डालना इन्होंने शुरू किया। और अल्टीमेटली अकबर को एक डिसीजन लेना पड़ा। और कुछ चीज़ों से अकबर खुद भी खफा हुआ करते थे बैरम खां से, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट मारना, लूट मार, कई चीज़ें ऐसी थी बैरम खां के थ्रू जो इनका कल्चर था, लेकिन अकबर को चीज़ पसंद नहीं थी और वो भड़का ही रही थी साथ में। तो ऐसे में क्या होता है, बैरम खां को अकबर बोल देता है कि भैया ठीक है, देखो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। इन्होंने बैरम खां के सामने ऐसा कहा जाता है कि 3 शर्तें रखी। कुछ रियासतें इनको देना चाहा, कुछ डिपार्टमेंट इनको देने चाहे, और ये भी कह दिया गया कि भैया ठीक है, अब आपकी उम्र हो गई, अब छोड़ दो ये सारी चीज़ें और हज यात्रा पे चले जाओ। तो ऐसे कई सारी शर्तें रखी थी और ऐसे ही माना जाता है फाइनली कि इनको कहा गया कि आप हज यात्रा पे चले जाओ। मुस्लिम्स में हज यात्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, मतलब आप कह सकते हो एक इंसिडेंस तो नहीं कहूँगा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट होता है जो कि हर एक मुस्लिम के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर उसका लाइफ तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक वो हज यात्रा ना कर ले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट होता है और फाइनली ऐसा बोला जाता है जब आपकी उम्र हो जाती है, जब आप एक प्रौढ़ अवस्था में आ जाते हैं, मतलब एक ओल्ड एज में आप आ जाते हैं, तो यू मस्ट गो टू हज यात्रा, जिससे कि आपका जो कर्म कांड है वो पूरा हो जाए। तो ऐसे में जो बैरम खां थे उनको बोल दिया जाता है कि भैया तुम जाओ। अब बैरम खां जब वहां जाते हैं तो इनके ऊपर क्या है, मतलब ठीक है काफी टाइम इन्होंने बिता दिया वहां पे, उसके बाद में इनके ऊपर अटैक होता है और उनकी डेथ हो जाती है। इन पे अटैक करने वाले बहुत दूसरे रियासतों के राजा थे, बंगाल के लिए कहा जाता है। तो 1560 में बैरम खां पे अटैक किया जाता है और वो मार दिए जाते हैं। हज यात्रा पे तो चले जाते हैं और यहां पर से अकबर पूरी तरीके से अब डिसीजन मेकर बन जाता है खुद से ही, ठीक है। मतलब अब वो किसी की नहीं सुनता, अब वो खुद से इंडिविजुअल डिसीजन मेकर है। इनकी डेथ होती है 1560 में। हालांकि इनडायरेक्टली जो महामंगा थी वो इनको क्या कर रही होती है, एक तरीके से गाइड कर रही होती है, और मिस गाइड कर रही होती है ज्यादा, मैं अच्छे से ये कहूं। इन बिटवीन 2 साल ऐसे रहे जब महामंगा ने पूरी तरीके से, क्योंकि वो अभी भी बड़े नहीं हुए थे, देखो ना आपको पता चलेगा,
अभी थोड़ा सा पीछे जाएंगे हम, तो 1555 के अंदर 14 साल के थे, और जब ये 60 के अंदर मरे तो कितने साल, अभी तो 19 साल, लगभग 19-20 साल की व्यक्ति हैं। तो इतना इनके पास में मेच्योर डिसीजन लेने का राइट, मतलब सलीका नहीं था, बुद्धि नहीं थी, इंटेलिजेंसी नहीं थी। तो ये 2 साल के लिए इन्होंने क्या किया, 2 साल के लिए इन्होंने टेक केयर किया पूरी की पूरी सल्तनत को। और ये जो 2 साल का टाइम ड्यूरेशन है, इसको याद रखना, कई बार बोला जाता है हरम गवर्नमेंट। हरम गवर्नमेंट या फिर पेटीकोट गवर्नमेंट, ये वाला यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगा था, इसलिए मैंने आपके लिए फैक्ट रखा। इसको हरम गवर्नमेंट के नाम से जाना जाता है। हरम गवर्नमेंट का मतलब जो एक मुस्लिम लेडी इस चीज को मतलब अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को संभाले, तो उसको हरम गवर्नमेंट कहा। और ये टाइम ड्यूरेशन था 62 से 62 तक, 62 तक, 1560 से 62 तक, ठीक है, ये हरम गवर्नमेंट था। अगर मैं पूरी की पूरी, यहां तक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब होता क्या है इसका आगे, ज्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंस नहीं है। जब इसकी शादी हो जाएगी, जब इसको लगेगा अकबर इनसे दूर रहने की बात नहीं मान रहा है, तो फिर वो बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करेंगे, बट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के, वो देख लो। 1556 में पानीपत का सेकंड बैटल, बहरम खां हो गया और हेमू हो गया। यहां पर कौन जीता, अकबर जीत गया। इसके बाद 1561 में मालवा, अकबर जीतेगा मालवा को भी, और यहां पे बाज बहादुर, कई जगह पर इसको राज बहादुर कहा गया है, ये भी मैं आपको फिर बता दूं, कई जगह पर इसको क्या कहा गया है, राज बहादुर। तो जो राज बहादुर हैं उनका थोड़ा सा आप समझ लेना, कई जगह पर इसको कहा गया है राज बहादुर, ठीक है। चलो, अच्छी बात है। फिर इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो इस टाइम तक इसके पास में पावर आ गई थी, समझ भी आ गई थी। अब धीरे धीरे गवर्नमेंट तो चल रही है अपनी, गवर्नमेंट तो चल रही है किसकी, यहां पर चल रही है हरम गवर्नमेंट। लेकिन इसके पास में इतना समझ आ गया था अकबर के पास कि मेरी पावर बहुत ज्यादा है और मेरी पावर को मुझे यूज करना चाहिए। और ऐसे में इसने एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट अडॉप्ट किया, एंड दैट वाज कि या तो देखो तुम मेरी बात मान लो, सारे के सारे भारत बहुत बड़ा है। अभी जो जितनी रियासतें थी, थोड़ा सा मुझे ब्रीफ करने के लिए बैक जाना पड़ेगा, और इसको थोड़ा सा समझो। आप देखो मैप में, एक बार मैप खोलते हैं अपन, ये तो जब वो यहां पहुंच गए, यहां पहुंचने के बाद कई सारी जगह पर ये वाला हिस्सा इनके पास आ चुका था, ये वाला हिस्सा कई जगह से इनके पास में आ चुका था। अब बाकी के जो बचे हुए हिस्से थे ना, इनको ही अपने साथ मिलाना चाह रहे थे, क्योंकि इनके पास पावर बहुत ज्यादा थी। तो उन्होंने डायरेक्टली कहा कि देखो लड़ाई करने से तो कुछ होगा नहीं, नुकसान तुम्हारा ही होगा, तो ठीक है तुम तुम्हारी रियासतें अपने पास रखो, लेकिन उसके बदले हम क्या करेंगे, बाहर के लोग तो इधर से तो बहुत कम आएंगे, इधर से लोग ज्यादा आएंगे, तो आप हमारी बात मान लो और आप अपना राज्य चलाते रहो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट उसके बदले में हमें एक तरीके से आप पूरे राइट दे दो, आपके अपना टेक केयर करो, आप खुद से अपनी जगह आप खुद रखो, लेकिन रेस्ट ऑफ द थिंग्स, जो एक फाइनल पावर होती है, महाराजा का जो टाइटल होता है वो हमारे अंडर में होना चाहिए। ऐसे इन्होंने एक तरीके से लेटर लिख के सबको पहुंचाए। और तुम जानते हो बहुत जगह पर लेटर पहुंचे थे, बट मैक्सिमम लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया था। बट धीरे धीरे जब जिन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया उनके साथ में इन्होंने लड़ाई लड़ी, और जब वो जीतते चले गए लगातार, जब ये लगातार जीतते चले गए, तो बहुत सारे लोगों को फाइनली एक्सेप्ट करना पड़ा। ऐसा ही एक ट्रीटी जो सबसे पहली बार इन्होंने एक्सेप्ट किया था, मतलब हमारे यहाँ पे राजपूत ने एक्सेप्ट किया था, वो हुआ था 1562 में, और हुआ था आमेर के राजा के साथ। आमेर के राजा का नाम था भारमल। भारमल ने क्या किया, भारमल ने एक्सेप्ट किया कि ठीक है आप, क्योंकि ये उस टाइम पर क्या थे, लग्जरियस लाइफ जीते थे सभी लोग, तो इतनी ज्यादा पावर इनके पास बची नहीं थी। अब दे वर सो मच वरिड कि अगर हमारी टेरिटरीज पे अटैक होता है तो हम इनको संभालेंगे कैसे, हमारे पास तो ज्यादा कुछ है ही नहीं। और अभी अकबर क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जीत चुका है, तो ऐसे में उसने कहा कि अब तो भैया या तो लड़ाई लड़ लो या फिर मान लो। तो इन्होंने सोचा, आमेर के राजा ने, जयपुर रियासत जो आज आप कहते हो जिसको, आमेर के जो राजा थे, आमेर के राजा ने सोचा, एक्सेप्ट किया कि ठीक है हमारे वजह से हमारे जो लोग हैं उनको नुकसान हो, उससे अच्छा है कि हमारी जो टेरिटरीज है हम सौंप दें। इनसे बहुत सारे लोग खफा भी हुए, भारमल से काफ़ी लोग खफा होते हैं, कई बार ऐसा हम पढ़ने को मिलता है। अगर कभी आपको मौका मिलेगा तो जब आप जयपुर रियासत की तरफ आएंगे और जयपुर के अंदर आकर के फोर्ट्स वगैरह देखेंगे, तो आपको पता चलेगा यहाँ पर मॉडर्न आर्ट काफ़ी ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि हम शुरुआत से ही गुलाम रहे, उसके बाद हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हो गए, इन सब के बावजूद भी, ठीक है, हमने मतलब लड़ना पसंद नहीं किया। तो ऐसे में हालांकि लड़ना ऐसा नहीं था कि हम कमजोर थे, उसके पीछे का कारण ये था कि हम इतने ज्यादा कैपेबल नहीं थे एंड उस टाइम पर, और हमने अपनी
लग्जरियस से ज़्यादा हमने जो जनता थी उसका भला सोचा, मतलब भारमल के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। उन्होंने भला सोचने की मतलब भला सोचा अपने जनता का कि लड़ाई होगी तो इन्हीं को ज़्यादा नुकसान होगा। तो ऐसे में उन्होंने कहा कि ठीक है भाई ट्रीटी कर लेते हैं अपन। तो उन्होंने क्या किया, ट्रीटी साइन कर ली आमेर के राजा भारमल ने अकबर के साथ में कि ठीक है भैया तुम्हें ये पावर चाहिए तो हम ठीक है आपके अंडर में रहने को तैयार हैं। ठीक है, इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि आपके साथ में हम रहेंगे, लेकिन हाँ एक शर्त इन्होंने रख दी। इनको अभी भी थोड़ा सा इस बात में डर था क्योंकि लोगों ने इसके जो साथ में सगे संबंधी थे, जो राजपूत क्लेन्स थे, उन्होंने इसका साथ देने से मना कर दिया था। इवन सबसे ज्यादा नाराज होने वाले थे प्रताप थे, महाराणा प्रताप, वो भी बहुत ज्यादा नाराज हुए थे। तो उन्होंने मना कर दिया। अब सुनो क्या होता है, इन्होंने बोला कि ठीक है अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो हमारे बीच में एक जो मैरिज अलाइंस भी होना ज़रूरी है। मैरिज अलाइंस का मतलब आप यहाँ पे शादी, पहले क्या होता था दो राजाओं के बीच में कई बार कुछ ट्रीटी साइन होती थी, तो ऐसे में उन ट्रीटीज़ के साथ में एक जो सबसे इंपॉर्टेंट काम किया जाता था दैट वाज कि मैरिज अलाइंसेज ही कर लेते थे, जिससे कि नुकसान कम से कम होता था। कोई राजा किसी की टेरिटरी को छीनता नहीं था एक तरीके से मैरिज अलाइंस होने के बाद में। और मैरिज अलाइंस होने के बाद में जैसे ए और बी है तो ए के भी अपने रिलेटिव्स होंगे, बी के भी अपने रिलेटिव्स होंगे। तो जब मैरिज अलाइंस होता है तो आपस में फिर इनके कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे, इवन उनके रिलेटिव्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते थे। तो मैरिज अलाइंस एक बहुत ही सोची समझी एक इंटेलेक्चुअल डिसीजन थी, या आप कह सकते हो एक ऐसा स्टेप था जो उन्होंने लिया। और इसके अंदर शादी होती है किसके साथ में, इनकी शादी होती है हीर कुमारी के साथ। हीर कुमारी जिसका नाम हरका बाई भी है, ये डॉटर थी किसकी, भारमल की, जिसको आगे चल करके नाम दे दिया गया जोधा बाई। हालांकि बहुत सारे लोग हैं और इवन जयपुर के जो लोग हैं या फिर राजपुताना से रिलेट जो करते हैं वो इस चीज़ को आज तक एक्सेप्ट नहीं करते कि जोधा बाई का रिलेशन इनके साथ था भारमल के साथ में। ठीक है, हालांकि मूवी जब रिलीज हुई थी तब भी उसमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और बहुत सारे ऐसे क्रिटिसिज्म हमें देखने को मिले थे। एंड बीइंग अ राजपूत, बीइंग अ जयपुराइट, या मैं कह सकता हूँ राजस्थान के जो लोग हैं अमूमन जो कम्युनिटी है वो जिन थॉट्स पे बिलीव करती हैं, हम जिन थॉट्स पे बिलीव करते हैं, तो हम ऐसा क्यों कहेंगे अपने लिए। दैट इज़ वाई दिस इज़ द रीज़न कि इसको कई लोग एक्सेप्ट नहीं करते। मैं अगर इसको ऐसे समझूंगे आई एम अ पार्ट ऑफ राजपुताना तो मैं भी इसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। बट जो किताबों में है और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से है उसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हरकाबाई या हीर कुमारी जो थी, इनकी जब शादी अकबर से हुई, ये हुई 6 फरवरी 1562 में, जो कि मैरिज अलायंस था, पॉलिटिकल अलायंस था। तब अकबर ने इनको नाम दे दिया जोधा भाई और अपने साथ में ये लेकर के चले गए इन्हें, और इस तरह से आमिर रियासत सेफ हो गई। जब इतना सब कुछ हुआ तो अकबर और लड़ाइयां लड़ते हैं, अपनी पावर को और बढ़ाना शुरू करते हैं। इन बिटवीन जब इस तरह से आमिर रियासत ने इनको एक्सेप्ट कर लिया, इनकी पावर को एक्सेप्ट कर लिया, इनकी अधीनता को स्वीकार कर लिया, तो ऐसे में दूसरी और भी जगह पर इनकी पावर बढ़ती गई। इवन कई जगह इन्होंने लड़ाइयां लड़ी। अगर जैसे मैं यहां पर आपको थोड़ा सा ब्रीफ करने की कोशिश करूं तो एक बार यहां देखें आप, इट वॉज द टाइम ऑफ 1569 जब इन्होंने बुंदेलखंड पे अटैक किया और उसके बाद रणथंबोर पे अटैक किया। रणथंबोर पर उस टाइम पर होते थे सुरजान हाड़ा फोर्ट के राजा रामचंद्र। राजा रामचंद्र ने भी जब इन पे ऊपर अटैक हुआ तो दे हैव एक्सेप्टेड कि ठीक है भैया अब से तुम्हारे पास, तो बुंदेलखंड इन्होंने जोड़ लिया अपने साथ में, रणथंबोर जोड़ लिया। फिर मालवा के ऊपर अटैक हुआ, फिर बीकानेर पे अटैक हुआ, तो दोनों ने अकबर को सरेंडर कर दिया। फिर 73 की बात करें तो अकबर ने गुजरात वाला जो रीजन था, हालांकि काफी मुश्किल रहा लेकिन गुजरात बहुत ही प्रॉस्परस हुआ करता था, तो उसको भी इन्होंने जीत लिया। ठीक है, जब यहां पर ऐसे हुआ उसके बाद, हाँ ये बात याद रखना, गुजरात की जो विक्ट्री थी बहुत इंपॉर्टेंट थी, और इसी से गुजरात की और अपनी विक्ट्री को शो करने के लिए बुंदेलखंड जो दरवाजा था उसको भी बनाया गया था, इसी विक्ट्री को याद करने के लिए। इसके बाद में हल्दी घाटी का वॉर, ये काफी फेमस है, इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप कहूं तो ज्यादा अच्छा, कि महाराणा प्रताप जो कि मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, इन्होंने कभी भी मुगल्स की जो आप कह सकते हो ना अधीनता, उसको एक्सेप्ट नहीं किया, इन्होंने मना कर दिया। इनके पास भी लेटर गया, इवन जो राजा मानसिंह थे, मानसिंह लेटर लेके जाते हैं किसके पास, महाराणा प्रताप के पास, बट महाराणा प्रताप इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। इवन काफी क्रिटिसाइज करते हैं जयपुर रियासत या आमेर रियासत को कि तुमने एक्सेप्ट कैसे कर लिया। इवन वो तो उनको बहुत डिसग्रेस भी करते हैं, बट फाइनली क्योंकि
कुछ कर नहीं सकते थे। तो इनके बीच में क्या होता है, राजा मानसिंह को भेजा जाता है इनसे लड़ने के लिए। राजा मानसिंह इनसे लड़ने जाते हैं। अब कोई ना कोई रिलेशन तो होगा मानसिंह का, बिल्कुल मानसिंह का रिलेशन जयपुर के साथ में था कि जो ये थी हरकाबाई थी या जोधाबाई थी, इनकी भुआ लगती थी, ठीक है। तो भुआ जी का आदेश प्राप्त किया और फिर ये चल गए लड़ाई लड़ने। हालांकि लड़ाई जो हुई काफ़ी ज़्यादा भयानक थी। हल्दी घाटी, ऐसा बोला जाता है कि वहाँ की जो मिट्टी है वो पीली है। अगर आपका भी मौका मिले, जब मैं वहाँ जाकर मैंने देखा तो वास्तव में वहाँ पर वो मिट्टी जो है, हालांकि अब तो काफ़ी पोल्यूशन है, बहुत लोगों का आना जाना, इस कारण से वैसा कलर दिखता नहीं है, बट वो हल्दी के जैसा दिखा करता था। हालांकि आप जब जाएंगे तो आपको महाराणा प्रताप म्यूजियम के अंदर देखने को मिलेगा, बहुत सब कुछ बहुत अच्छा है। आप कभी मेवाड़ की तरफ आए तो ज़रूर विजिट करें। तो लड़ाई इतनी भयंकर थी कि ऐसा कहा जाता था कि रक्त तलाई एक वहाँ जगह पड़ती है कि पूरा का पूरा वो लाल खून से भर गया था, ठीक है। तलाई का मतलब होता है जहाँ पे पानी स्टोर होता हो, तालाब टाइप। तो ऐसा काफ़ी भयानक वॉर हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी ये मानसिंह को हरा नहीं सके। मानसिंह कभी भी नहीं हारे अकबर से, और अकबर कभी मानसिंह को झुका नहीं पाए। ये अकबर का बहुत बड़ा एक तरीके से सौरव कह सकते हो, ये ग्रीव रहा अकबर के पास में कि वो एक व्यक्ति को हरा नहीं पाया। और ये भी अकबर ने एक्सेप्ट किया है कि शायद राजा मानसिंह जो थे वो मतलब उनके काफ़ी उनके ऊपर रेस्पेक्ट उनको शो हुई। यही कारण था कि अकबर ने फिर क्या किया, इनके ऊपर अटैक करना छोड़ दिया। वो मार तो सके नहीं थे और उन्होंने अपनी मतलब उनकी टेरिटरी को वैसे ही छोड़ दिया, कभी भी वापस से अटैक नहीं किया। 2 बार हुई थी, उसके बाद में फिर अकबर ने इनकी टेरिटरी को छोड़ दिया था। महाराणा प्रताप की हरा तो नहीं सके थे, मार भी नहीं सके थे, छोड़ा इसलिए क्योंकि ही हैड रेस्पेक्ट फॉर महाराणा प्रताप कि ठीक है, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को रखने वाला, अपने सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए लड़ने वाला जो व्यक्ति है उसको पावर में ही रहना चाहिए। इस चीज के कारण से इन्होंने इनको इस तरह से ही, मतलब आप ये कह सकते हो नहीं भी छोड़ते तो भी हम जीत जाते, कम थोड़ी थे हम। तो इस तरह से प्रताप को कभी भी ना तो इनकी डिपेंडेंसी इन्होंने एक्सेप्ट करी और ना कभी ये इनको हरा पाए, ठीक है। आगे चल के देखिए, अगर मैं और आगे बताऊं तो काबुल को जीता इन्होंने, फिर कश्मीर को जीता, सिंध को जीता, उड़ीसा को, और धीरे धीरे पूरे इंडिया को इन्होंने जीत लिया। लास्ट इनकी जो वो मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो विक्ट्री इनकी हुई, दैट वाज इन द ईयर 1601। असीरगढ़ जो जगह है वहां पर इन्होंने अपनी विक्ट्री गेन की और इस तरह से मुगल सल्तनत पूरी की पूरी इनके अंडर में आ गई। इवन मैंने आपको काबुल कहा, काबुल, कांधार, आगे तक का अफगानिस्तान तक का इन्होंने पूरा का पूरा टेरिटरी था वो ऑक्यूपाई कर लिया। जो आज आपको मैंने शुरुआत में वीडियो का एक वो मैप दिखाया होगा ना, जिसमें ग्रीन कलर से मैंने शो कर रखा है, यहां पे अकबर के पास में वो सारी चीजें आ चुकी थी। अब इसके बाद में ये अकबर का एक तरीके से वो सिनेरियो था जो उन्होंने वॉर्स लड़ी, जीती। हालांकि अकबर खुद नहीं चाहते थे, बट हाँ अकबर ही माने जाएंगे जब भी इनकी वॉर हुई है, चाहे मानसिंह लड़ रहे हो अकबर के रिप्रेजेंटेटिव बन के या कोई और, बट वो वॉर जो मानी जाएगी अकबर की ही मानी जाएगी। कई बार इनमें से क्वेश्चन आ जाता है, हालांकि इतना भी डीप नहीं, बट क्वेश्चन जो बनेगा वो अकबर से ही बनेगा। मैं फिर कह रहा हूं अकबर बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अच्छा, अकबर ने क्या क्या किया, ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। इसमें डेट्स आपसे पूछ ली जाएगी, तो एनटीएससी स्टेज 1, स्टेज 2 या फिर और भी कोई जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसके अंदर ये डेट्स काफी इंपॉर्टेंट है, तो मेरे हिसाब से इनको थोड़ा सा आप याद कर लेना। सबसे पहली डेट जो आपको याद करनी है दैट इज 1562। 1562 में क्या हुआ? 1562 जब राजा अपने मतलब ये राजा बन गए और उसके बाद में जो हरम गवर्नमेंट खत्म हुई, तो इन्होंने हरम गवर्नमेंट के बाद में खुद के सेल्फ डिसीजन लेना शुरू किया। इन्होंने कहा कि स्लेवरीज को बंद कर दो। पहले स्लेवरी इनके बहुत चलती थी, जो मुगल्स हों या जितने भी इस्लामिक कम्युनिटीज जब रूल करती थी ना, तो उसमें ये जो स्लेवरी सिस्टम था ये काफ़ी ज़्यादा था। हमने प्रीवियसली जितने भी राजा पढ़े और जितने भी मुस्लिम राजा पढ़े, तो उन्होंने एक चीज़ जो इंपॉर्टेंटली की थी वो था कि लोगों को स्लेव बना लेते थे, ठीक है। तो स्लेवरीज इन्होंने अबॉलिश कर दी लोगों के लिए। कुछ चीज़ें अकबर के अंदर बहुत चीज़ें अच्छी हैं, ठीक है, जितना हमने किताबों में पढ़ा है उनके हिसाब से। 1563 इन्होंने पिलग्रिम टैक्सेस को ख़त्म किया। मतलब जैसे कोई व्यक्ति कहीं यात्रा के लिए जा रहा है, पहले तो क्या होता था, स्पेशली जो मुस्लिम होते थे उनके लिए बहुत रियायतें होती थी, लेकिन अब यहाँ पर कोई कहीं भी जा रहा है तो उसके लिए टैक्स इनको देना पड़ता था। राजा की जो मुख्य आमदनी होती थी, इनकम होती थी, दैट वाज द
टैक्सेस, ओके। तो अ काइंड ऑफ टैक्स दैट वाज पिलग्रिम टैक्स, जो अगर कोई भी पर्सन, स्पेशली जो हिंदू कम्युनिटी का है या फिर कोई दूसरे कम्युनिटी का है, तो अगर कोई कहीं बाहर जा रहा है, घूम रहा है, या फिर धर्म के लिए कहीं जा रहा है, कोई धार्मिक यात्रा कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर उनको टैक्स देना होता था। 1563 में इसको भी हटा दिया गया। जजिया टैक्स, जजिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टैक्स था मुस्लिम्स के लिए, क्योंकि जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटी थी, स्पेशली हिंदू या फिर कोई दूसरा रिलीजन वाला, उनसे एक टैक्स लिया जाता था, मतलब मुस्लिम ना होने का एक सजा था जजिया। और जब राजा बना पहली बार अकबर, तो अकबर को बहुत क्रिटिसाइज किया गया। अकबर क्या करता था, बहुत इंटेलेक्चुअल था। अगर आपने जोधा अकबर मूवी देखी हो तो इसके बारे में वहां पर मेंशन भी किया गया है, ठीक है, कि जब ये क्या करते थे, आम आदमी के जैसे निकल जाते थे रात को घूमने, शाम को घूमने, और वहां पर आम इंसान के साथ में क्या चीजें चल रही है उस चीज को सुनते थे, भांपते थे। तो वहां पर उनको पता चला कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनके साथ में एक टैक्सेशन लिया जा रहा है, एंड दैट टैक्स वाज जजिया। जजिया टैक्स फॉर डूइंग द वर्शिप ऑफ द लॉर्ड्स। इफ यू आर नॉट अ मुस्लिम देन यू नीड टू गिव और यू नीड टू पे द टैक्स। तो इस टैक्स को अबॉलिश इन्होंने किया, जो कि काफी एक अच्छा स्टेप था, एंड इट हैज टेकन इन द ईयर 1564 एंड इट वाज रियली गुड स्टेप। और इसी के कारण से लोगों में काफी पॉपुलर होने लग गए अकबर जजिया के बाद से, ठीक है। इसके बाद में 71 आ जाता है, इन्होंने अपनी कैपिटल बनाई फतेहपुर सीकरी को। याद रखें, इन्होंने किसको बनाया कैपिटल अपना, फतेहपुर सीकरी को। फतेहपुर सीकरी इन्होंने अपनी कैपिटल बना करके वहां पे कंस्ट्रक्शन करवाया। आपने शायद बहुत सारे महल हैं, आप कभी आपको मौका मिले तो जाइएगा आगरा के पास फतेहपुर सीकरी। इन्होंने अपनी कैपिटल बना दिया, यहाँ पे बुलंद दरवाज़ा बनाया। बुलंद दरवाज़ा का जो साउथ गेट है वो गुजरात विक्ट्री को रिप्रेजेंट करता है। इसके बाद में इन्होंने 1575 के अंदर एक इसी जगह फतेहपुर सीकरी में ही, फतेहपुर सीकरी में ही इन्होंने क्या बनाया, इन्होंने बनाया इबादत खाना। इबादत खाना मतलब, इबादत मतलब होता है भगवान को याद करना, वर्शिप करना। तो इन्होंने इबादत खाना बनाया। वहां पर जो लोग होते थे वो कुरान शरीफ जो होती है उसको पढ़ते थे, ऐसा समझ लीजिए, अपने हिंदू रिलीजन के अंदर जो गीता है उसको पढ़ते थे, ठीक है। लेकिन इबादत खाना पहले केवल मुस्लिम्स के लिए था। इस्लामिक जो रिलीजन है उसकी प्रीचिंग्स होती थी वहां पे, उसकी इबादत करते थे, कुरान शरीफ को पढ़ा करते थे। अकबर को लगा ये तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, उन्होंने सभी लोगों के अंदर धार्मिक सद्भावना को बढ़ाने के लिए इबादत खाना को 1578 में सारे रिलीजन्स के लिए खोल दिया। वहां पर बड़े बड़े सेंट्स को बुलाया गया, बड़े बड़े संत वहां आते थे और प्रीचिंग्स वहां दिया करते थे हर धर्म के ऊपर। अकबर वहां बैठ करके सारे धर्मों की प्रीचिंग्स को सुनते थे, ठीक है, उपदेशों को सुनते थे। बट इससे क्या हुआ, उनके जो खुद के लोग थे वो थोड़े से नाराज हो गए, ना मुस्लिम, ना हिंदू, ना और कोई धर्म। आप बिलीव करें, क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों को भी इन्होंने इन्वाइट किया। आप जानते हैं शायद कि जो गोवा था, गोवा में क्रिश्चियन मिशनरीज को बाहर से बुला करके उन्होंने बसाया था। अकबर की कुछ अच्छी चीजें, जैसे मैंने आपको कहा कि गोवा के अंदर क्रिश्चियन मिशनरीज को बुला के एस्टेब्लिश किया गया अकबर के थ्रू। उन लोगों को बुलाया जाता था कि आप इबादत खाना में आकर के अपने धर्म के बारे में डिस्कशन करें, ठीक है। तो ये होने लगा, लेकिन जब ऐसा ये सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि सारे कम्युनिटीज एक दूसरे से नफरत करने लग गई, एंड इसको फिर वहां पर क्लोज कर दिया गया। इसको पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन भी कहा जाता है उस टाइम का इबादत खाना को। 1578, प्लीज इसको याद रखें, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, इसका स्क्रीनशॉट या इसके जो नोट्स हैं प्लीज डिमांड कर लेना। बहुत ही मेहनत से कलेक्ट किए हुए नोट्स हैं, बहुत ही मेहनत से बनाए हुए नोट्स हैं। होपफुली इट विल गिव यू द बेनिफिट्स। कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो या कोई भी आपके एनटीएससी स्टेज हो 1 और 2, उसमें इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत डीप, मतलब जितने भी डीपली क्वेश्चन है सारे मैंने लिखने की कोशिश की। होपफुली इट विल गिव यू द बेनिफिट्स। अगर मैं एक और चीज बताऊं, इन्होंने और वर्क क्या किया था, तो एक वर्क और था इनका, इसको और अच्छे से समझना। एक और वर्क था इन्होंने जो कंप्लीट किया था, एंड दैट वाज इन्होंने दीन इलाही। कि जब लोग इनके पास या इनके साथ में जो डिस्कशन था वो नहीं कर पाते थे, तो ऐसे में इन्होंने क्या किया, ऐसे कहा कि भैया ठीक है सारे धर्मों को छोड़ दो आप। स्पेशली इन्होंने जो कम्युनिटीज केवल एक पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रही थी, ब्लाइंड फॉलो कर रही थी, उनके लिए इन्होंने कहा कि एक नया धर्म बनाते हैं अपन, ये दीन इलाही। दीन इलाही एक तरीके का नया रिलीजन इन्होंने बनाया जिसमें सभी धर्मों के लोगों को सभी धर्म मानने के लिए मतलब मोटिवेट किया जाता था कि भैया आप इस धर्म को दीन इलाही अगर मान लेते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसका मतलब है कि सारे टाइप के जो धर्म होंगे या जितने भी धर्म यहां पर चल रहे हैं उन सभी को आप एक समान नजरों से देखोगे। तो यहां पर बहुत सारे लोगों ने इस चीज को नहीं माना, केवल बीरबल। अच्छा, यहां पर एक क्वेश्चन और आ जाता है कि बीरबल वॉज द फर्स्ट हिंदू
ही वॉज द फर्स्ट हिंदू, आप इसको कह सकते हो पर्सन, इंटेलेक्चुअल मिनिस्टर हु हैज अडॉप्टेड दिस दीन ए इलाही और अ न्यू रिलीजन, एक नया धर्म इसको अडॉप्ट करने वाला बीरबल के अलावा और ना तो हिंदुओं में कोई था और ना ही मुस्लिम में कोई था। तो 9 रत्नों में से केवल दीन ए इलाही इन्होंने, और मतलब अकबर ने किसी को फोर्स भी नहीं किया कि आपको फॉलो करना पड़ेगा, बट क्वेश्चन आ जाता है कि हिंदुओं में सबसे पहले किसने एक्सेप्ट किया था? बीरबल ने। इन बिटवीन एक और चीज थी, वो था मनसब सिस्टम, मनसबदारी। अभी मनसबदारी क्या है? देखो भाई, मनसबदारी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड वर्ल्ड फेमस सिस्टम था जो अकबर ने अडॉप्ट किया था। अब से पहले जितने भी राजा आए या इसके बाद में जितने भी राजा आए, उन्होंने अपने घर भरने चाहे केवल पैसे से, लेकिन इसका इंटेंशन जो था वो बहुत ही क्लियर कट था कि सब लोगों के साथ में इक्वल बिहेवियर होना चाहिए, हम सारे एक साथ मिलकर के रह सकें। तो अकबर ने क्या किया? अकबर ने ये पता लगाने की कोशिश की कि इतना मिसबैलेंस क्यों है, इम्बैलेंस क्यों है सोसाइटी में। तो इनके पास में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था टोडरमल। टोडरमल को इन्होंने अपॉइंट किया था कि ये अपना फिनेंस देखेंगे यहाँ पे। तो टोडरमल ने क्या किया? उन्होंने सिस्टम को समझने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि मनसबदारी यहां होनी चाहिए। मनसब तरीके से एक तरीका आप मान लीजिए पोस्ट काइंड ऑफ। यहां पर 2 टाइप के सिस्टम होते थे। पहला यहां पे सिविल्स था, मतलब 2 टाइप की गवर्नमेंट जॉब थी ऐसे समझो, एक तो सिविल में थी और एक मिलिट्री में थी। तो जो हाईएस्ट ऑफिशियल्स हुआ करते थे ना, वो तो लगातार अपने पैसे को बढ़वा लेते थे, लेकिन जो सिविल का काम कर रहे हैं, मतलब छोटे जो कर्मचारी हैं, उनके साथ में पैसे का बड़ा लोचा हुआ करता था। तो यहाँ पे सिविल एंड मिलिट्री, जब मनसब सिस्टम अडॉप्ट किया गया, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेहतर करने के लिए टोडरमल ने यह सजेस्ट किया कि इनके बीच में ये जो डिफरेंस है ना, कि मिलिट्री वालों को तो ज्यादा और सिविल वालों को कम, तो इनके बीच का डिफरेंस खत्म कर दिया जाए। तो मनसबदारी के अंदर इस सिस्टम को खत्म कर दिया गया और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट जो मिला उन लोगों को मिला जिनकी, मतलब जिन लोगों का सैलरीज वगैरह नहीं बढ़ पाता था या बहुत लंबे टाइम से केवल एक पर्टिकुलर सैलरी पे वो काम कर रहे थे। तो इसमें ये कहा गया कि हर 10 साल में आपके काम के हिसाब से हम आपकी सैलरी को इंक्रीज करेंगे। ये पहली बार ऐसा हुआ था, इसीलिए लोगों की बहुत ज्यादा बेस्ट विशेज और इसके पहले लिए गए डिसीजंस के कारण इसको काफी ज्यादा प्रेज किया जाने लगा। देखो 1571 का पहले देखो क्या हुआ, जजिया हटा दिया इसने। जजिया हटाने के बाद क्या किया? जजिया हटाने के पहले पिलग्रिम टैक्स हटाया, स्लेवरी हटाया। इन सब के साथ में क्या हो रहा है इसी के बाद? देखो इतने इन 4 चीजों के बाद में और नेक्स्ट स्टेप में 71 में फतेहपुर सीकरी जाने के बाद इसने डिसीजन लिया कि मनसबदारी भी हटा देंगे। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया किसके बीच में? जनता के बीच में। इसीलिए उन्होंने इसको एक टाइटल दिया, जनता ने टाइटल दिया किसको? अकबर को। और वो टाइटल क्या था? इक्वल टू गॉड फॉर अस, इक्वल टू गॉड, इकबर, अकबर। ठीक है, जो भी उर्दू की तवल्लुफ़ वाले जो लोग हैं वो इस चीज को अच्छे से समझ पाएंगे कि इसका जो सेंस होता है दैट इज इक्वल टू द गॉड। तो इन्होंने इसको टाइटल दिया जनता ने, और अकबर ने क्या कर लिया, इसको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने अपने नाम के साथ इसको जोड़ लिया। तब से इनका नाम होता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। तो इसको हम अकबर के नाम से इसलिए जानते हैं। होपफुली ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी। तो इन्होंने क्या किया, जो सिस्टम था सैलरी का वो रीस्ट्रक्चर किया। मिनिमम जो सैलरी दिया जाता था वो उस टाइम पर 10 सिक्के और उसके ज्यादा से ज्यादा 12,000 सिक्के। अब ये रैंक वाइज होता था, ये काम के हिसाब से होता था। अभी सिक्के कैसे थे वो भी डिपेंड करता है, गोल्ड के होने चाहिए थे। और इसके बाद में ये भी कहा गया कि हर 10 साल में रिव्यू किया जाएगा, आपने किस हिसाब से काम किया है उस हिसाब से आपकी सैलरीज को बढ़ाया और घटाया जा सकता है। 9 रत्न अकबर के कई बार क्वेश्चन आ जाता है, इनको भी एक बार आप देख लीजिए। 9 रत्नों के बारे में बात करते हैं, फिर इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले आते हैं बीरबल। बीरबल के बारे में जैसा आप सभी जानते हैं कि बीरबल इनके बहुत सबसे ज्यादा बुद्धिमान और क्लोज व्यक्ति थे। ठीक है, इनके एडवाइजर माने गए हैं। बीरबल हमेशा इनके साथ रहते थे और सभी सही चीजों के लिए जो भी काम ये करते थे अकबर उनसे सलाह जरूर लिया करते थे, काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद तानसेन। तानसेन जिनका नाम था रामतनु पांडे, इनका रियल नेम क्या था? रामतनु पांडे, एक म्यूजिशियन हुआ करते थे। और बीरबल का भी असल में जो नाम था वो महेश दास हुआ करता था। महेश दास का किस्सा बहुत अच्छा है। ठीक है, एक बार ऐसे ही बाजार में ये मिले थे इन्हें अकबर, और तुमने शायद जोधा अकबर मूवी में भी देखा होगा और इंस्टाग्राम रील्स पर भी देखा होगा। इन्होंने कैसे
इनका नाम दिया बीरबल। बीरबल मतलब बीर का मतलब बुद्धि, बल का मतलब ताकत। जिसकी बुद्धि में सबसे ज्यादा ताकत है उसका नाम है बीरबल। ये नाम किसने दिया था? अकबर ने दिया था, जबकि इनका नाम था महेश दास। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था ये भी। टोडरमल, टोडरमल जैसे तुम जानते हो जयपुर रियासत आमेर रियासत से रिलेटेड है और फाइनेंशियल एडवाइजर हुआ करते थे इनके। राजा मानसिंह, राजा मानसिंह इनके कमांडर चीफ थे, सेनापति हुआ करते थे, और जितने भी राजपूताना टेरिटरी के आसपास की टेरिटरीज थी सभी राजा मानसिंह के थ्रू ही एक तरीके से टेक केयर की जाती थी। इसके बाद आते हैं अब्दुल रहीम खान खाना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कौन है? बैरम खां जो थे, बैरम खां, बैरम खां के बेटे थे, बैरम खां के बेटे थे और ये एक पोइट थे। ठीक है, और इनके बारे में तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। अगर आपने बाबर पढ़ा है अच्छे से तो बाबर में इन्होंने क्या किया था? बाबर नामों को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने जब ट्रांसलेट किया तो उसका नाम क्या रखा? उसका नाम रखा इन्होंने तुजुक ए बाबरी। ये पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने बाबर नामा को ट्रांसलेट किया था, तुजुक बाबरी। और इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीजन है। खाने खाना ये नाम इन्होंने बाद में दिया था, अकबर ने ही इनको एक तरीके से बोलते हैं ना टाइटल दिया, तो वही टाइटल इन्होंने दिया था। अच्छा, अकबर ने मानसिंह को भी एक टाइटल दिया था जिसका नाम है सवाई। सवाई, सवाई का टाइटल किसने दिया? तो ये कई बार पूछा जाता है। सवाई, सवाई का टाइटल देने वाले थे अकबर। अकबर ने दिया मानसिंह को टाइटल और उसके बाद जितने भी राजा आए जयपुर रियासत या आमेर रियासत में, उन्होंने सब ने ये सवाई वाला जो टाइटल था अपने आप से लेना शुरू कर दिया। सवाई मानसिंह, सवाई जयसिंह, फिर सवाई मानसिंह द्वितीय। ठीक है, अब्दुल रहीम इनका नाम हुआ करता था, बैरम खां के एक तरीके से मतलब इनकी संतान थे और पोइट थे जिन्होंने पर्शियन लैंग्वेज में बाबर नामा को ट्रांसलेट किया, तुजुक अ बाबरी। इसके बाद में एक और आते हैं व्यक्ति जिनका नाम था अबुल फजल और फिजी। अबुल फजल और फिजी जो व्यक्ति हैं दोनों आपस में भाई हैं और इन्होंने क्या किया है? आईने अकबरी बनाया है। आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी, आईने अकबरी या अकबरनामा कह दो, अकबरनामा। एक्चुअली आज जो बोर्ड है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, इस कारण से उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम हो। आईने अकबरी बनाने वाले, अकबरनामा बनाने वाले दोनों भाई थे, दोनों पोइट थे, अबुल फजल और फिजी। हालांकि आईने अकबरी लिखने का पूरा क्रेडिट अबुल फजल को दिया गया है बहुत सारी किताबों में, लेकिन आपको दोनों के बारे में याद रखना है, 9 रत्नों में से ये एक थे। नेक्स्ट आ जाता है मौलादो प्याजा। मौलादो प्याजो जो कि कुक हुआ करते थे। सारे रास्ते जो होते हैं पेट से होकर गुजरते हैं, इसी चीज को दिमाग में रखते हुए कुक को भी अपने 9 रत्नों में एक माना गया, काफी बढ़िया शेफ माने जाते थे। नेक्स्ट जो है इसके बारे में थोड़ी कई जगह पर इसके बारे में कुछ चीजें हैं, पहले इसको नाम सुनो उसका। फाकिर अज़ुद्दीन, अज़ियुद्दीन, फाकिर अज़ियुद्दीन ये जो व्यक्ति थे एक तरीके से बहुत ही इंटेलेक्चुअल व्यक्तियों में से एक थे। अगर मैं कहूं कि बीरबल के बाद में सबसे इंटेलेक्चुअल व्यक्ति कौन थे तो यही थे। इन्होंने क्या किया, ये भी एक तरीके से जो रिलीजियस जितनी भी चीजें होती थी, जो मुख्य रूप से राजा को धर्म के आधार पर डिसीजन लेने में जो एडवाइस करते थे वो ये व्यक्ति थे। कई बुक्स के अंदर भगवान दास को बोला गया है कि ये 9 रत्नों में से एक थे, और ये फकीर अज़ियुद्दीन जो थे ये पार्ट नहीं थे 9 रत्नों का, लेकिन मैक्सिमम किताबों ने इन्हीं को माना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। पिक्चर के अंदर भी इन्हीं को बताया, भगवान दास को इंपॉर्टेंट एडवाइजर माना है लेकिन 9 रत्नों में से एक नहीं माना है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से 9 रत्नों के नाम तुम्हें याद रह जाएंगे, कोई दिक्कत तुम्हें शायद होगी नहीं। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, बीरबल आ गया, तानसेन आ गया, टोडरमल आ गया, मानसिंह आ गए, अब्दुल रहीम आ गए, अबुल फजल आ गए, फैजी आ गए, मौलादो प्याजो आ गया, और फिर फकीर अज़ियुद्दीन आ गए। इसके अलावा भगवान दास वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एडवाइजर्स। ठीक है, अब इससे जुड़े हुए हालांकि सारी चीजें लगभग हो चुकी है, बट इससे जुड़ी हुई कुछ पॉइंट्स और हैं, और यहां पर फिर हमारा जो अकबर वाला कंसेप्ट है, अकबर का जो टाइटल है, अकबर का जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, करें शुरू। देखिए, सबसे पहली चीज, इन्होंने एक लड़ाई हुई, एक तरीके का रिवॉल्ट हुआ था, उसको इन्होंने क्रश कर दिया था। किसने? अकबर ने। अकबर ने इसको क्रश किया। इसका पहले नाम लिख देते हैं थोड़ा सा, ही यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है अकबर के साथ।
उज्बेक्स ने अटैक किया था उसको इन्होंने क्रश कर दिया, रिवॉल्ट्स को। हालांकि बहुत सारे लोग मंगोलियंस वगैरह, बाहर के अफगानीज वगैरह अटैक करते रहते थे, ठीक है, इन्होंने लेकिन इसको क्रश कर दिया था। अबुल रहीम जो थे उन्होंने खान खाना का टाइटल 1584 का जब एक रिवॉल्ट हो रहा था गुजरात के दौरान, वहां पर इन्होंने जब उस रिवॉल्ट को क्रश किया, जीत के आए, तो उनको टाइटल मिला इस तरह का। एक और बार ऐसा ही हुआ 1586 के अंदर, एक रिवॉल्ट हुआ। उस रिवॉल्ट के अंदर जो बहुत सारे कबीले थे, अफगानिस्तानी कबीले थे काफी सारे, उसके अंदर यूसुफ जहियो एक कबीले का हेड था। इसने अटैक किया किस पे? अकबर के कोर्ट के, मतलब अकबर के ऊपर एक तरीके से मान लो। उस रिवॉल्ट को क्रश करने वाले थे बीरबल, लेकिन इस वॉर के दौरान इनकी डेथ हो जाती है और बीरबल यहां पर लगभग, मतलब यहां पर बाय बाय करके चले जाते हैं अकबर को बीरबल। ऐसे में अकबर के बारे में ये कहा जाता है इसने खाना पीना भी छोड़ दिया था, काफी लंबे टाइम तक बीरबल के बोल सकते हैं गम के अंदर ये रहे और काफी ज्यादा कमजोर भी हो गए। लेकिन हाँ, उसके बाद में वापस से केम बैक एंड फिर डिशुम डिशुम। अकबर के लिए शेख मुबारक ने अकबर को एक नाम दिया था इनानंदिल, और ये इनानंदिल का मतलब हो जाता है मुज़्ज़त हिंद, मतलब एक तरीके का पूरे भारत का सुल्तान, ठीक है। ये टाइटल इन्होंने दिया था, हालांकि इंपॉर्टेंट नहीं है, यूपीएससी में पूछा जाता है। इसके अलावा जो मोइनुद्दीन चिश्ती हैं अजमेर वाले, तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बहुत ही बड़े एक तरीके से बोल सकते हो वर्शिपर थे, ठीक है, फॉलोवर थे। ऐसा माना जाता है कि साल में कम से कम 2 बार ये जाकर के अजमेर शरीफ जो दरगाह है वहां पर माथा टेकते थे और अजमेर शरीफ पहुंचते थे, इसीलिए अजमेर के साथ इनका काफी अच्छा एक रिलेशन था। लाहौर के अंदर इन्होंने चर्च बनवाया था, आगरा के अंदर भी इन्होंने क्रिश्चियन कम्युनिटी को लेकर आए थे, इवन गोवा के अंदर बसाया था, मैंने आपको बताया। जो जितने भी पोर्तुगीज थे, ही गेव पैट्रोनेज, अच्छा पोर्तुगीज नीचे आएंगे, इन्होंने पैट्रोनेज दिया जैन मुनीज को। इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट थे हरि विजय सूरी, इन्होंने भी इनको, मतलब जो जैन कम्युनिटी थी उनको भी काफी ज्यादा रेस्पेक्ट दिया और इनको जगत गुरु का टाइटल भी दिया। किसने? अकबर ने। अकबर ने नया कैलेंडर इशू किया था, इसको कहा जाता है इलाही, एक सेकंड इसको क्लियर करने दो अदरवाइज दिखेगा नहीं, इलाही संवत। इलाही संवत एक तरीके का मुस्लिम कैलेंडर था जो उन्होंने शुरू किया था, ठीक है, इलाही संवत। इसके अलावा अकबर बहुत लंबे टाइम से बीमार रहे, लंबे टाइम बीमार होने के बाद में इन्होंने 1604 के अंदर इनकी डेथ हो गई। कहा जाता है कि बीरबल के बाद से ही, बीरबल के मरने के बाद से ही इनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था। मान के चलें इनका काफ़ी ज़्यादा अपने जो लोग थे उनके साथ में रिलेशन अच्छा रहा, जिसके कारण से अपनी जनता के साथ भी, इवन जनता का एक भी व्यक्ति, आम जनता में एक भी व्यक्ति अगर परेशान होता था तो अकबर को बहुत दिक्कत होती थी, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। इसके अलावा आईन अकबरी मैंने आपको बता ही दिया। इनको जो दफनाया गया वो सिकंदरा में, फतेहपुर सीकरी, वहां पर सिकंदरा में इनको दफनाया गया। इनकी टॉम्ब ये है, मतलब इनकी जो दरगाह है, मज़ार है, या जहां पे इनको दफनाया, जो इनकी कब्र है वो ये है। इसका जो आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है वो बौद्धिस्ट कल्चर से रिलेटेड है, उस तरह का आर्किटेक्चर आपको देखने को मिलता है। इस पे जो चीज़ें ये उकेरी गई है वो भी काफ़ी ज़्यादा बौद्धिस्ट रिलीजन को या उससे इंस्पायर होती हुई हमें दिखती है, ठीक है। अकबर के बारे में लगभग इतना ही था। इतना तो खैर काफ़ी ज़्यादा हो गया, इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस बहुत सारे हैं और मैंने मेरी कोशिश पूरी की कि आपको सारे क्वेश्चंस मैं बता दूं। इवन बहुत सारे अलग अलग जगह से भी क्वेश्चंस हमें लाने पड़े एंड मोस्ट प्रोबेबली इन नोट्स के थ्रू अगर आप पढ़ेंगे तो यू विल गेट टू नो कि सारे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे जो भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में। और पुर्तगाल का मैंने आपको बताया गया, जैन क्रिश्चियन कम्युनिटी मैंने बताई दी। क्रिश्चियंस आए थे गोवा का, अगर इसमें नहीं लिखा हुआ तो लिख लो कि गोवा के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी को एस्टेब्लिश करने वाले अकबर थे। क्लास 12th के अंदर हिस्ट्री वाले सेक्शन में आपको अकबर के ऊपर एक पूरा डिटेल चैप्टर पढ़ने को मिलता है, वहीं से ये चीज हमने निकाली है, ठीक है। तो गोवा के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी आई थी एंड बहुत सारे पैट्रोनेजेस ही हैज गिवन टू द डिफरेंट कम्युनिटीज, लाइक बौद्धिस्ट रिलीजन के हों चाहे जैन कम्युनिटीज हों, इन सभी को इन्होंने मौका दिया। और चिश्तीज जो थे उनको भी काफी रेस्पेक्ट मिली। ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट अजमेर ये जाया करते थे,
ठीक है, तो मेरे हिसाब से आज के लिए सफिशिएंट है। आपने अकबर के बारे में डिटेल में पढ़ लिया है, कहीं आपको शायद इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अगर है तो आप मुझे बताएंगे ही, कोई सजेशन है तो भी देंगे, कोई प्रॉब्लम है तो भी पूछेंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद जो 3 और इंपॉर्टेंट रूलर्स हैं उनको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उसमें से औरंगजेब सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। अब मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी से आ जाएंगे एनटीएससी 1 और स्टेज 2 के लिए। अगर कोई क्वेश्चन बनेगा तो ज्यादा बाबर में से या औरंगजेब में से बनेगा, उसको भी देख लेंगे। आप थोड़ा सा कोशिश करेंगे अच्छे से पढ़ सकें, कहीं प्रॉब्लम आए तो पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करते हैं इसके आगे। थैंक यू सो मच।